जब हम चैप्टर 2 की बात करते हैं भैया, तो वहां हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। क्रिमिनल कोर्ट और ऑफिसेस को देखने से पहले हम सेक्शन 6 जब देखेंगे इसमें क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स में, तो एक हायरार्की है। हायरार्की यानी कि आपने एक वो देखा होगा ग्रैंड नॉर्म जूरिस्प्रूडेंस में। कोई मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय ग्रैंड नॉर्म जूरिस्प्रूडेंस में? Hello, जी हर्षित सर। sir. Grand norm is the supreme law norm from which other law derive its validity from that particular grand norm. Like Constitution of India is a grand norm, and any other law passed by the Parliament is not in उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो भी लॉ, क्योंकि जो उस लॉ को भी वैलिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही मिल रही है। देखो वहां हम जब देखते थे वहां ये कहा हुआ है कि लॉ इज ए नॉर्मेटिव साइंस, यानी कि विधि जो है एक मानकों का स्तूप है। अब वो जो प्रत्येक नॉर्म जो है एक दूसरे नॉर्म से अपनी ताकत प्राप्त करता है, जो उसको राइट दिए जाते हैं। और एक अल्टीमेट नॉर्म होता है जिसे क्या है, जिससे सभी नॉर्म अपनी ताकत प्राप्त करते हैं, सभी नॉर्म्स को जो राइट प्रोवाइड किए गए हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रैंड नॉर्म। अब इसी तरीके से जब हम हायरार्की देखते हैं, हायरार्की यहाँ की यहाँ पे जो ग्रैंड और ये ग्रैंड नॉर्म है, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, जो हाईएस्ट कोर्ट जिसकी हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट। देन उसके बाद फिर आपके जो जितने भी स्टेट्स हैं उनके हाई कोर्ट्स हैं। अब यहाँ हम क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट में जब सेक्शन 6 में जाकर के देखते हैं, उन हाई कोर्ट्स के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेशन जज होंगे और एडिशनल सेशन जज होंगे। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज को आप जाकर के देखोगे भैया सेक्शन 9 में दिया हुआ, और असिस्टेंट सेशन जज भी। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि जो एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज, इन दोनों में अंतर क्या होता है? कुछ बताओगे भैया? सर एडिशनल सेशन जज की तो वही पावर होती है जो सेशन जज की होती है। बिल्कुल ठीक है, ये उसके एडिशन। हाँ, और असिस्टेंट सेशन जज है सर, वो 10 इयर्स तक ही इम्प्रिजनमेंट दे सकता है जैसे। बिल्कुल ठीक बात है। अब इसी तरीके से जब आप असिस्टेंट सेशन जज से नीचे जाओगे, क्योंकि आप सेशन कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पे एक होते भी है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जिसको आप सेक्शन 16 में जाकर के देखेंगे, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल सीजेएम वो आप सेक्शन 12 में देखेंगे। अब उनके जो सबऑर्डिनेट होंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और स्पेशल एमएम। और यहाँ पे जब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो सबऑर्डिनेट आप देखेंगे, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। अब आप सेक्शन 6 देख लीजिए भैया। जो सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 क्या कहता है? इसलिए क्लियर कट कहता है, बिसाइड्स द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी अदर लॉ, यानी कि हाई कोर्ट या अन्य किसी न्यायालय के होते हुए, बिसाइड उन सबसे अलग या किसी भी लॉ के द्वारा वो स्थापित हुए हों, देयर शैल बी, यानी कि प्रत्येक राज्य में, इन एवरी स्टेट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स नेमली, प्रत्येक राज्य में इस तरीके के जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है, ये कोर्ट अवश्य रूप से होंगे। कोर्ट ऑफ सेशन जो आपका सेक्शन 9 में दे रखा है। अब इसी तरीके से फिर आप भैया देखेंगे, आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यानी कि अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है तो उस स्थिति में तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, और कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो वहाँ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे। इसी तरीके से जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को आप सेक्शन 20 में जाकर के देखेंगे। अब इसके बाद ये आता है कि भैया हम उसको टेरिटोरियल डिवीजन, यानी कि इनको क्या क्या क्षेत्र दिया जाएगा, इनका जो डिवीजन है, जो टेरिटोरीज हैं, जो क्षेत्राधिकार इन्हें दिए गए हैं, उनको भी डिवाइड किया गया है। देखो कुछ क्या कहता भी है ये, Every state shall be a sessions division or shall consist of sessions divisions. यानी कि प्रत्येक राज्य में जो है उसके पास सत्र न्यायालय होगा, सत्र खंड होगा, और या कई सत्र खंड हो सकते हैं, एक हो सकता है या कई सारे हो सकते हैं।
जैसे कि डिस्ट्रिक्ट की आप बात कर रहे हैं तो प्रत्येक जिले में एक सेशन डिवीजन है, सेशन न्यायालय है, तो इसी तरह अगर सिंगल डिस्ट्रिक्ट है तो सेशन डिवीजन होगा, और एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं तो जो सेशंस डिवीजन होंगे ऐड, फिर आगे कर दो भैया इसका पूरा। And every sessions division shall, for the purpose of this code, be a district or consist of districts. यानी कि कह दिया ना कि जो प्रत्येक जो सेशंस डिवीजन्स है ये क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड, इस कोड के अगर अर्थ की हम लगाएं, इस कोड के उद्देश्य की हम बात कराएं, तो उसे आप या तो जिला उसमें डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कह करके आप चलेंगे। आगे कर दो इसको। Provided that every metropolitan area shall, for the said purposes, be a separate sessions division and district. अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात कर रहे हैं तो उसको अलग से आप क्या, सेशन डिवीजन और सेशन जो डिस्ट्रिक्ट की हम बात करेंगे। और इसमें आप जब आगे देखते हैं भैया, जो राज्य सरकार है हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, यानी कि जब हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगी तो जो ये सत्र खंड है, इनकी जो सेशन डिवीजन है, इनकी जो लिमिट्स है और नंबर है उसको क्या है, ऑल्टर कर सकती है, घटा बढ़ा सकती है। अब घटाने बढ़ाने की ये स्थिति है कि मान लीजिए जैसे आपका कोई नया डिस्ट्रिक्ट बना है, ये हापुड़ को नया जिला बनाया, नया मुख्यालय बनाया गया था, तो वहां पे एक सेशन खंड स्थापित किया गया। तो इस सेशन खंड को स्थापित करने के लिए, सत्र न्यायालय को स्थापित करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो हाई कोर्ट से कंसल्ट करके कोई भी एक नया सत्र खंड या नया जिला बना सकती है। आगे नेक्स्ट पूरा कर दो भैया। The state government may, after consultation with the High Court, alter the limits or the number of such divisions and districts. The state government may, after consultation with the High Court, divide any district into subdivisions and may alter the limit or the number of such subdivisions. यानी कि हाई कोर्ट के कंसल्ट से ही जो क्या नाम है, जो डिस्ट्रिक्ट है उसको क्या, उसको डिवाइड कर सकती है इनटू सब डिविजन्स में, और फिर उन जो सब डिवीजन उसने बनाई हुई है उसकी जो लिमिट है उसको ऑल्टर कर सकती है, घटा बढ़ा सकती है। और इसी तरीके से जब सेशन डिवीजन की हम बात करते हैं, द सेशंस डिवीजन डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिविजन्स existing in a state at the commencement of this code shall be deemed to have been formed under this section। यानी कि जब ये कोड अस्तित्व में आया था, एनफोर्स में आया था, प्रभावशाली हुआ था, और उस समय जितने भी सेशंस डिवीजन थे, डिस्ट्रिक्ट थे या सब डिवीजन थे, उनको ये माना जाएगा कि वो इसी कोड के अंतर्गत उन्हें फॉर्म किया गया है। अब एक भैया हमने 2K में डेफिनेशन देखी थी मेट्रोपॉलिटन एरिया की, और मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए हमने आपने बता दिया था कि उस समय भी भैया की जो लिमिट है वहां पर कि 1 मिलियन की दी हुई है, जो पॉपुलेशन वाली लिमिट है। कुछ देखना क्या कहता है भैया ये metropolitan area। The state government may, by notification, declare that as from such date as may be specified in the notification, any area in the state comprising of a city or town whose population exceeds 1 million shall be a metropolitan area for the purpose of this code. अच्छा देखो ये कह दिया, देखो आपने ये तो देख लिया, सेक्शन 2K में दिया हुआ मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या है। मेट्रोपॉलिटन एरिया मींस एरिया विच इज डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 8 मेट्रोपॉलिटन एरिया, यानी कि वो क्षेत्र जो सेक्शन 8 के अंतर्गत मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर किया गया है वही मेट्रोपॉलिटन एरिया है, जो आपका 2K कहता है। 2K ने ये बता, अब जब सेक्शन 8 में आप बता दे तो स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के द्वारा डिक्लेयर कर सकती है किसी भी क्षेत्र को या राज्य क्षेत्र को कि जो ना मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर करेगी। लेकिन अगर कमेंसमेंट की हम बात करते हैं इस कोड के, तो जो प्रेसिडेंसी टाउन थे, अच्छा ये एक चीज और है भैया हमें आज तक समझ में नहीं आई, देखो ये एकता बता देगी क्योंकि एकता ने लीगल हिस्ट्री पढ़ी थी LLM के फर्स्ट सेमेस्टर में, इंडियन लीगल हिस्ट्री, ठीक है। तो वहां पे भैया प्रेसिडेंसी, यहाँ हम देखते हैं प्रेसिडेंसी टाउन्स एंड प्रोविंसेस, इन दोनों में क्या अंतर है सर? प्रेसिडेंसी टाउन्स एंड प्रेसिडेंसी टाउन्स एंड प्रोविंसेस, दो चीजें हैं सर। इसमें ये जितना सर मुझे याद है इतना मुझे, क्योंकि हिस्ट्री हमने LLB में पढ़ी थी। LLB नहीं भैया, LLM के फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ी थी आपने इंडियन लीगल हिस्ट्री, LLM के फर्स्ट सेमेस्टर में आती है। नहीं सर, नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, तो फिर जो भी पढ़ी है वो बता दो आप। हाँ सर, प्रेसिडेंसी टाउन्स एंड इसमें ये था कि जैसे जहाँ पे
पहले एनफोर्स किया गया था, टाउन्स तो बाद में बने थे। तो कोई और इतना बताएगा भैया एग्जैक्टली मुझे? ध्यान नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो अंजलि बताएगी। अंजलि, सर प्रेसिडेंसी टाउन्स वो थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स अपना सारा जो रूल था जहाँ से एडमिनिस्टर करते थे। ठीक है, और तो प्रोविंस नहीं पता। कौन बताएगा भैया इसको? कुछ सर प्रेसिडेंसी टाउन तो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर थे सर, ब्रिटिश गवर्नर्स हुआ करते थे सर तीनों प्रेसिडेंसी टाउन्स में। ठीक है। और प्रोविंसेस तो सर ये रूल कराते थे दूसरों से, बस सुपरविजन रखते थे प्रोविंसेस। जी। और कौन बताएगा? वो बात तो सही है। जब ब्रिटिशर्स के रूल के जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने कुछ अपने जो है राज्य क्षेत्र बनाए थे, अपनी जो उन्होंने जिसे आप कहते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट बनाए थे। तो सबसे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट इनके थे बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास, 3 जगह इन्होंने अपनी वो डाली थी। तो दे आर कॉल्ड प्रेसिडेंसीज टाउन जो शुरुआत में स्थापित हुई। फिर धीरे धीरे जो प्रोविंसेस की आप बात करते हैं आगे चल के, तो प्रोविंसेस जहां जहां जैसे अभी ये बता रहे हैं, उसने भी बताया कि ये तो वो एरिया थे, वो क्षेत्र थे जहां से वो सारी चीजों को गवर्न करते थे। और ये प्रोविंसेस जो हैं इनमें जो वो एरिया थे जिनमें ये किसी दूसरे के द्वारा उसे गवर्न कराया करते थे। अब टोटल एरिया धीरे धीरे क्या है, वो सारा का सारा ब्रिटिशर्स के रूल में आ गया। तो ब्रिटिशर्स रूल आया तो जो टोटल एरिया जितना भी बना दैट इज कॉल्ड प्रोविंसेस। एंड जो ये कुछ जो टाउन थे जिनको अलग से डिक्लेयर किया हुआ था दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंसीज टाउन। इसको इतनी देर में ना आप सभी के पास भैया नेट वगैरह है, तुरंत खोल के भी देख लिया करो जल्दी से। खैर चलो, अब ये कह दिया कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करेंगे तो कमेंसमेंट जब इस कोड का कमेंसमेंट हुआ तो ये जो एरिया थे कौन से, बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास और सिटी ऑफ अहमदाबाद, ये क्या है अंडर सबसेक्शन 1 में क्या है मेट्रोपॉलिटन एरिया माने जाएंगे। ठीक है। और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट ने मेड बाय नोटिफिकेशन इसके लिए कह दे एक्सटेंड, रिड्यूस और अल्टर द लिमिट ऑफ ए मेट्रोपॉलिटन एरिया, but the reduction of or alteration shall not be so great to as to reduce the population of such area as to less than 1 million। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या है, नोटिफिकेशन के द्वारा जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसका जो एरिया है उसको एक्सटेंड कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है या उसमें कुछ चेंजेस कर सकती है मेट्रोपॉलिटन में। और लेकिन जो रिडक्शन है या अल्ट्रेशन है वो उसकी पॉपुलेशन को नहीं कम करेगा। पॉपुलेशन उसकी 1 मिलियन है, सपोज कीजिए कि क्या नाम है जी, वो एज इट इज रहेगी। खैर चलो भैया, इसमें तो इतना ही देखना है आपको। जो देखने वाली चीजें हैं कि क्या नाम है कि जो जो उसकी पॉपुलेशन है मेट्रोपॉलिटन एरिया की वो कितनी होगी, इससे ज्यादा इसमें कुछ आएगा नहीं। यहाँ आप देख लीजिए जो कोर्ट ऑफ सेशन है, कोर्ट ऑफ सेशन की आप बात करते हो, इसने कह दिया कि जो स्टेट गवर्नर है, अब यहाँ पे 2 चीजें हैं। अगर किसी कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट की बात आती है, एस्टेब्लिशमेंट इन द सेंस उसको स्थापित किया जाना, नई कोर्ट बनानी है, तो नई कोर्ट कौन बनाएगी भैया? हाई कोर्ट बनाई सर, अबे राज्य सरकार बनाएगी सर। इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट नहीं बनाई। तो हाई कोर्ट ने कहाँ बनाया उसको? स्टेट गवर्नमेंट नहीं तो बनाया, उसको एस्टेब्लिश किया। अब दूसरी चीज यहाँ पे आती है द स्टेट, अब कोर्ट ऑफ सेशन की आप बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट शेल एस्टेब्लिश ए कोर्ट ऑफ सेशन, ऊपर ही लिखा हुआ सीधा सीधा सा, एस्टेब्लिश ए कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, सत्र न्यायालय स्थापित करेगी प्रत्येक सत्र खंड के लिए। अब देखो इससे बड़ी धृष्टता कुछ नहीं हो सकती, मैं वो पूछता हूँ जो सामने लिखा होता है। अब ये कह दिया कि भैया कुछ देखो क्या कहता है आगे, The state government shall establish a court of session for every sessions division। यानी कि जो उसने एस्टेब्लिश कर दिया। अब वो जो सेशन डिवीजन है वो किसके द्वारा प्रिजाइड ओवर होगी, किसके द्वारा प्रिजाइडेड होगी? वो प्रिजाइडेड होगी किसी जज के द्वारा, और जो उस जज का जो अपॉइंटमेंट होगा वो हाई कोर्ट के द्वारा होगा। एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाय ए जज टू बी अपॉइंटेड बाय द
हाई कोर्ट। अब वो हाई कोर्ट आगे क्या करेगा, उसके काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसकी सहायता के लिए वहां पर जो है हाई कोर्ट को पावर है, मे आल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज। किस चीज के लिए? टू एक्सरसाइज द ज्यूरिडिक्शन इन ए कोर्ट ऑफ सेशन। उस सत्र खंड में, उस सत्र न्यायालय में उस कार्य को करने के लिए सेशन जज के साथ साथ एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज इन्हें भी अपॉइंट कर सकती है। कुछ देखना सबसेक्शन 4 क्या कहता है भैया। The sessions judge of one sessions division may be appointed by the High Court to be also an additional sessions judge of another division, and in such case he may sit for the disposal of cases at such place or places in the other division as the High Court may direct. अंजलि क्या समझ में आया इससे बेटा? सर ये कहना चाह रहा है कि अगर एक जगह पे सेशंस जज है तो वो दूसरी जगह जो हाई कोर्ट ने अपॉइंट करे हैं और तो वो दूसरी जगह पे भी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं केसेस अगर हाई कोर्ट ने उन्हें वैसा बोला है तो इट्स हाँ, तो नॉट लिमिटेड टू वन डिवीजन। यानी कि अगर एक व्यक्ति जो किसी सत्र खंड को, सत्र न्यायालय का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि जो पीठासीन अधिकारी है अगर उसका सत्र न्यायालय का, तो वो एक जगह तो सेशन जज है यानी कि सत्र न्यायाधीश है, जिसे आप जिला न्यायाधीश भी कहते हैं। तो एक सेशन डिवीजन में, अब दूसरी सेशन डिवीजन में वो एडिशनल सेशन जज भी हो सकता है अगर उसे हाई कोर्ट ने इस कार्य के लिए अपॉइंट किया हुआ। द सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीजन मे बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट टू बी आल्सो एन एडिशनल सेशन जज ऑफ अनदर डिवीजन, किसी दूसरे खंड का, एंड इन सच केस, और उस स्थिति में ही मे सिट फॉर डिस्पोजल ऑफ केसेस एट सच प्लेस, फिर वो उस स्थान पर बैठेगा और प्लेस इन अदर डिवीजन एज द हाई कोर्ट में डायरेक्ट, उस दूसरे खंड में, दूसरे सत्र खंड में जैसा कि हाई कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट किया जाए, वहां पर उसका जो ना उसकी कोर्ट उस समय वहीं लगेगी और वहीं से उन मामलों का निस्तारण होगा, डिस्पोजल होगा। अब ये कहते हैं कि अगर कोई सेशन जज की जगह खाली है, तो अगर जगह खाली है तो हाई कोर्ट क्या अरेंजमेंट कर देता है, मतलब नेक्स्ट उसका जो एडीजे फर्स्ट होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एडिशनल सेशन जज ऑफ फर्स्ट क्लास जो होगा, जो उसका नेक्स्ट टू सब्सिक्वेंट रैंक होगा, उसे अधिकतर पावर दे दी जाती है। देखो कुछ क्या कहता है सबसेक्शन 5। Where the office of the sessions judge is vacant, the High Court may make arrangement for the disposal of any urgent application which is or may be made or pending before such court of session by an additional or assistant session judge, or if there be no additional or assistant session judge, by a chief judicial magistrate in the sessions division, and every such judge or magistrate shall have jurisdiction to deal with any such application. यानी कि उस समय पर अगर कोई सेशन जज की जो सीट है वो वैकेंट है, तो क्या नाम है, प्रॉपर अरेंजमेंट के लिए, कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अगर कोई अर्जेंट वर्क आता है, अर्जेंट एप्लीकेशन आती है, तो उस अर्जेंट वर्क और अर्जेंट एप्लीकेशन के डिस्पोजल के लिए जो हाई कोर्ट है या तो किसी एडिशनल सेशन जज को या किसी असिस्टेंट सेशन जज को इस कार्य के लिए डेप्यूट कर सकता है। और अगर ये दोनों भी नहीं है तो उस स्थिति में वहां पर जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, सीजेएम जिसे आप कहते हैं, उसे वहां पे इस कार्य के लिए डेप्यूट किया जा सकता है। और जो समय पर जब वो उस एप्लीकेशन पे या उस काम को देख रहे होंगे, तो ये माना जाएगा कि उनके पास इस एप्लीकेशन की सुनवाई के लिए या उस कार्य को करने के लिए क्षेत्राधिकार है, उन्हें जुरिस्डिक्शन दिया हुआ है। सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। अब ये कह रहे हैं कि वो बैठेगा कहाँ? बैठेगा वहां जहाँ हाईकोर्ट बैठाए, सीधा सा जहां मुख्यालय क्षेत्र बनाया गया है, नोटिफिकेशन के द्वारा, यही सबसेक्शन 6 कह देगा। अंजलि देखना बेटा क्या कहता है ये। The Court of Session shall ordinarily hold its sitting at such place or places as the High Court may, by notification, specify. But if in any particular case the Court of Session is of opinion that it will tend to the general convenience of the parties and witnesses to hold its sittings at any other place in the Sessions Division, it may, with the consent of the prosecution and the accused, sit at that place for the disposal of the case or the examination of any witness or witnesses therein. तो वह जहां भी इसको हाई कोर्ट बैठा दे, जहां नोटिफिकेशन के द्वारा वहां जहां पहुंचना पड़ जाएगा। एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ दीजिए कुछ एक बार। सर ये कह रहा है कि
जो for the purpose of this code, appointment does not include the first appointment, posting or promotion of a person by the government to any service or post in connection with the affairs of the union or the state, where under any law such appointment, posting or promotion is required to be made by government. मतलब चलो अंजलि से पूछ लेते हैं। अंजलि, क्या मतलब होगा बेटा इसका? सर ढंग से तो समझ नहीं आया। ये देखो जो लिखा हुआ तो मैं बता देता हूँ बेटा एक बार फिर से। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस कोड, अपॉइंटमेंट डज नॉट इंक्लूड द फर्स्ट अपॉइंटमेंट, posting or promotion of a person by the government to any service or post in connection with the affairs of the union or of a state, where under any law such appointment, posting or promotion is required to be made by government। फिर ये क्या कहना चाह रहा है? हेलो, एक मिनट रुक जाओ हर्षित सर। सर ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी लॉ में दिया है कि ये अपॉइंटमेंट होना है या फिर प्रमोशन होना है या फिर पोस्टिंग होनी है, तो अगर उसके तहत किया गया है बाय गवर्नमेंट तो वो अपॉइंटमेंट में नहीं माना जाएगा। फिर किसको मानेंगे भैया? ये तो इसमें भी कह रहा है कि इस कोड के अगर पर्पस की हम बात करें, जो पहला अपॉइंटमेंट है, पोस्टिंग है, प्रमोशन है, उसको मान ही नहीं रही है। खुश हाथ उठा दिया आपने। सर ये कहना चाह रहा है जैसे कि ये लिखा हुआ है हाई कोर्ट में अपॉइंट एज एडिशनल सेशन जज, तो ये है कि सर ऐसे किसी को भी नहीं उठा के कर सकते, पार्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, मतलब पहले से सर्विस में होना चाहिए। हर्षित सर, हर्षित सर। जी सर ये फर्स्ट अपॉइंटमेंट की बात नहीं कर रहा है सर, ये कह रहा है कि जब सेशन जज का ऑफिस खाली है तो किसी भी पर्सन को जो एडिशनल हो या असिस्टेंट हो या सीजीएम हो, उसको जो सेशन जज की वहां पर पावर दे रखी है, जब उसकी बात कर रहा है ये। जहाँ पे जब सेशन कोर्ट खाली है, जज नहीं है, तो जो एसीजीएम है या सीजीएम है, उसको जो पावर दे रखी है कि वो जब तक सेशन कोर्ट वैकेंट है तब तक वो सेशन कोर्ट का काम संभालेगा, उसकी बात कर रहा है सर यहाँ पर। यहाँ तो सर हम अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर जब लिखा हुआ है ना, तो एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। ये जो अपॉइंटमेंट की बात की है हमने, अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए इसने कह दिया कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड, अपॉइंटमेंट डज नॉट इंक्लूड द फर्स्ट अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन ऑफ ए पर्सन बाय द गवर्नमेंट टू एनी सर्विसेज or post in connection with the affair of the union or of a state, where under any law such appointment, posting or promotion is required to be made by government। वो वाला अपॉइंटमेंट नहीं है, फिर कौन सा है? सर ये इनिशियल अपॉइंटमेंट टू सर्विस की बात कर रहा है कि वो नहीं होना चाहिए, एक बार आप ऑलरेडी सर्विस में जुडिशियल कैडर में, उसके बाद आगे अपॉइंट हो सकते हैं। देखो बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर देते हैं। ऐसा होता है भैया, समय समय पर जो हाई कोर्ट है, क्या वो अरेंजमेंट तैयार करता है कि पता लगा एक व्यक्ति को इस सत्र का इस जिले का न्यायाधीश बना दिया है, एक व्यक्ति को इस जिले का न्यायाधीश बना दिया है, कि टाइम टू टाइम जो रेगुलर अपडेट्स हैं, रेगुलर अरेंजमेंट्स हैं, जो अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट की साइट देखता हो, हाई कोर्ट की नोटिफिकेशन अगर देखता हो, तो उसे वहां से पता लग जाएगा कि टाइम टू टाइम जो अलग अलग नोटिफिकेशन आते रहते हैं हाई कोर्ट के,
उनमें क्या है कि अब व्यक्तियों की जो आपस में, एक व्यक्ति को उठा के शाहजहांपुर का डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया, एक व्यक्ति को उठा के बनाया हुआ तुम्हारा बलरामपुर का डिस्ट्रिक्ट जज। कुछ समय बाद दोनों ही व्यक्ति को इधर से उधर उठा के किसी को नोएडा का डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया गया है। अब यहाँ पर इसी तरीके से जो एडिशनल सेशन जज है और असिस्टेंट सेशन जज है, इनके अपॉइंटमेंट की भी बात करते हैं। ये बात करेक्ट है कि जो पहले से ही सर्विसेज है, क्योंकि जब हम फर्स्ट अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, जो पहला और अपॉइंटमेंट है यानी कि गवर्नमेंट की जरूरत के हिसाब से अगर कोई अपॉइंटमेंट हुआ, मान लीजिए कोई पोस्ट वैकेंट है, पोस्ट वैकेंट इन द सेंस सपोज कीजिए कि एडिशनल सेशन जज जो डायरेक्ट एचजीएस की वैकेंसी आती है, तो डायरेक्ट एचजीएस की सपोज कीजिए 50 वैकेंसी है, तो 50 वैकेंसी के लिए जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा वो पहला अपॉइंटमेंट से ये नहीं माना जाएगा, उसको जो ना सेक्शन 9 में कोर्ट ऑफ सेशन में जो ना वहां अपॉइंटमेंट की हम बात कर रहे हैं, वहां पर उसका रिक्रूटमेंट हुआ। अब उसके बाद जो उसका अपॉइंटमेंट है वो टाइम टू टाइम जो हाई कोर्ट है अपने सुचारू मतलब अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए जब इधर से उधर करती रहेगी, दैट इज कॉल्ड द अपॉइंटमेंट इन द परव्यू ऑफ सेक्शन 9 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अंजलि अभी क्लियर है भैया? जी सर। ठीक है, तो हर्षित सर ठीक है? जी सर। चलो भैया आगे चल लेते हैं इसमें। सेक्शन 9 के बाद अब यहाँ आ जाते हैं सेक्शन 9। जब कोर्ट ऑफ सेशन देख लिया आपने, कोर्ट ऑफ सेशन के बाद देखोगे आप जो ना सबऑर्डिनेशन देखना में किसका, असिस्टेंट सेशन जज को। ऑल असिस्टेंट सेशन जज शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज। जितने भी असिस्टेंट जज होंगे वो सब क्या है, किसके सबऑर्डिनेट होंगे, सेशन जज के। इन हुज कोर्ट दे एक्सरसाइज जुरिडिक्शन, उस सेशन जज के सबऑर्डिनेट होंगे जिसकी कोर्ट में वो क्या अपने क्षेत्र का क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं। और जो सेशन जज है समय समय पर रूल बनाएगा उनके लिए, और उनको जो वर्क है या कार्य है उन्हें जो ना उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। द सेशन जज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स consistent with this code as to the distribution of business among such assistant सेशन जज। यानी कि वहां पर समय समय पर जो है डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा उनको जो ना कार्य जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और जो उससे संबंधित कोई रूल है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज को ही पावर दे दी गई है, वो बनाता रहेगा, उनसे कार्य कराता रहेगा। अंजलि देखना बेटा सबसेक्शन 3 क्या कहता है। The sessions judge may also make provision for the disposal of any urgent application in the event of his absence or inability to act by an additional or assistant sessions judge, or if there be no additional or assistant sessions judge by the chief judicial magistrate, and every such judge or magistrate shall be deemed to have jurisdiction to deal with any such application. मतलब अगर सीट वैकेंट है तो सीट वैकेंट के लिए तो भैया हाई कोर्ट ने वो कर दिया, क्या कर दिया, अरेंजमेंट तैयार कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए सीट वैकेंट नहीं है, अब सेशन जज है उन्हीं की तबीयत खराब हो गई है, तो उनकी जब तबीयत खराब हो गई तो किसी भी व्यक्ति को उनकी जो ना एब्सेंट में या उस समय जब वो कार्य नहीं कर रहे हैं उस समय वो किसी को डेप्यूट कर सकते हैं, चाहे वो एडिशनल सेशन जज हो सकता है या असिस्टेंट सेशन जज हो सकता है। और ये दोनों भी अगर नहीं है तो वहां पर आप देखेंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या कोई अन्य भी हो सकता है, अन्य जज भी हो सकता है, मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, जिसको इस तरीके के लिए वो डिप्यूट करते हैं, और वहां ये माना जाएगा कि उस एप्लीकेशन के निस्तारण के लिए या उस कार्य की देखरेख के लिए उस व्यक्ति को अधिकार है, जुरिस्डिक्शन है। क्लियर है भैया? खुश? जी सर क्लियर है। अब फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की आप बात कर लेते हैं भैया, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अच्छा इसको भैया एक चीज और है, सब चीजें बड़ी आसान है, सीआरपीसी से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। रीजन, क्योंकि एक एक चीज प्लेन और सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। प्लेन और मतलब कुछ भी ऐसा टेक्निकल नहीं है जैसा आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में या एविडेंस एक्ट में पढ़ कर है या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में पढ़ा है कि शब्दों को ही इधर से उधर घुमाया हुआ था, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन यहाँ एकदम क्लियर कट प्लेन और सिंपल लिखा हुआ, इसको आप अपने हेड नोट के साथ भी अगर नोट करते चलेंगे आपका काम चल जाएगा। अब देखिए एक तो जो आपका सेक्शन 9 है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन 9 का इंपॉर्टेंट सेक्शन है, रेगुलर पूछा जाता है। इसी तरीके से जैसे आपका सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको समय समय पर इससे क्वेश्चन आपको प्री में तो जरूर मिलेगा, बाकी कहीं मिले या ना मिले। सेक्शन 11 पढ़ देना कुछ क्या कहता है भैया।
courts of judicial magistrates. In every district, not being a metropolitan area, there shall be established as many courts of judicial magistrate of the first class and of the second class, and at such places as the state government may, after consultation with the High Court by notification, specify. यानी कि अब हमने जब हायरार्की देखी थी, हायरार्की पे वापस आते हैं। देखो ये जब हायरार्की देखी तो हमने दो चीजें देखी। एक तो देखिए सीएमएम, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, आप इस एरिया को एक तरफ रख दीजिए, आप इधर आ जाइए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरफ। तो इसको जो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट की हम बात करते हैं सेक्शन 11 में, तो सेक्शन 11 सीधे सीधे से कह देता है भैया प्रत्येक जिले में जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है वहां क्या देयर शैल बी एस्टेब्लिश एज मेनी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड ऑफ सेकंड क्लास एंड एट सच प्लेस, उस स्थान पर किसको, जिसको स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके उसके कंसल्ट के साथ नोटिफाई करे और स्पेसिफाई करे कि उसको नोटिफिकेशन के द्वारा एक तो क्या नाम है जो सीट है वो सीट वहां पे बना दी गई है। सपोज कीजिए, अब मान लीजिए एक आप इसको इस तरीके से भी देखते हैं कि जैसे गाजियाबाद है, गाजियाबाद में पहले से कोर्ट चल रही है, लेकिन महिलाओं से संबंधित मामलों के लिए, मामलों की सुनवाई के लिए उन्होंने स्पेशल जो फास्ट ट्रैक कोर्ट एक जो ना वुमेन से संबंधित सबऑर्डिनेट लेवल पे बना दी। अब ये क्या है, राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई है हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके। अब यहाँ पे सीट तैयार हो गई, जगह तैयार हो गई, यानी कि कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यहाँ बन गया। अब इसके लिए व्यक्ति भी अपॉइंट हो ही जाएगा, आ जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा समय समय पर, क्योंकि ये नहीं है कि इस कोर्ट के लिए स्पेशली आएगा, यानी कि जो पहले से सर्विस में है उनमें से किसी को उठा के डेप्यूट भी कर सकता है हाई कोर्ट। अब दूसरा जो उसका प्रोवाइडेड है, देखो प्रधानांजलि क्या कहता है भैया, Provided that the state government may, after consultation with the High Court, establish for any local area one or more special courts of judicial magistrates of the first class or of the second class to try any particular case or particular class of cases, and where any such special court is established, no other court of magistrate in the local area shall have jurisdiction to try any case or class of cases for the trial of which such special court of judicial magistrate has been established. यानी कि यह जो आपका जो प्रोवाइडेड है ना, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसी को आप यहाँ पे अंडरलाइन करके इसको दोनों बार कर लीजिए। दैट इज कॉल्ड पर्सोना डेजिग्नेटा, यानी कि जो स्पेशल कोर्ट स्पेशल पर्सन को अपॉइंट किया हुआ है। अब ये आप जब नई नोटिफिकेशन देखेंगे तो नई नोटिफिकेशन इन द सेंस जो ना अभी सपोज कीजिए पीछे ही एक न्याय इसमें ग्राम न्याय अधिकारी की पोस्ट बनाई थी, ग्राम न्यायालय बनाए थे। ये क्या है, स्पेशल कोर्ट है। स्पेशल कोर्ट जो बनाए हुए राज्य सरकार के द्वारा, अब इनके लिए स्पेशल व्यक्ति अपॉइंट कर दिया गया है। अब वहां के मामले जितने भी हैं, अब अगर वो स्पेशल कोर्ट बना दी गई है तो किसी दूसरी कोर्ट को पावर नहीं है कि उन मामलों में कोई सुनवाई करे। इसी तरीके से अगर महिलाओं से संबंधित है, या अगर आप एडीजे लेवल पर देखते हैं, पॉक्सो है, मतलब पॉक्सो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस की आप बात करेंगे, इस तरीके के लिए स्पेशल कोर्ट बने हुए। अगर इस नेचर के जितने भी ऑफेंस होंगे उस स्पेशल कोर्ट के पास, उस स्पेशल पर्सन के पास, अधिकारी के पास, जज के पास ही वो उनकी सुनवाई होगी, क्योंकि स्पेशल कोर्ट या पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोर्ट एस्टेब्लिश की हुई है, तो ये सारे मामले वही जाएंगे। इसी तरीके से जैसे आप देखते हैं गैंगस्टर स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट, एनडीपीएस के जितने मामले, उसके लिए अगर कहीं पर, अच्छा ये बताइए मुरादाबाद में जैसे आप परिचित रहते हैं तो आपने कभी कोर्ट में भी गए हैं? जी सर। गए हैं तो आपने वहां पे जो है कोर्ट को कभी घूम करके देखा है, उस न्यायालय परिसर को जो जहाँ जजेस बैठते हैं? जी अच्छा सर। सॉरी, कोई, अच्छा ये बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो मतलब समय समय पर जी कोर्ट जाते? सर। एक जी सेकंड सर। रुक जाइए हर्षित सर, आपकी तरफ से वो थोड़ा सा टेक्निकल एरर है नेटवर्क में। जो समय समय पर कोर्ट परिसर में जाते रहते हैं या उन्होंने देखा है, कितने लोग हैं ऐसे? प्रियंका, प्रियंका यस सर। बेटा आप कौन सी कोर्ट गए हैं रिसेंटली, जल्दी में? सर अभी तो मैं यहाँ 30,000 ही गई हूँ सर। कितने दिन पहले गए हैं? सर आई थिंक लास्ट वीक गई थी।
आप लास्ट वीक गए थे, आप जो है कोर्ट परिसर में गए थे, जो कोर्ट, तो वहां पे आप, हम ये मान के चलते हैं आप जितने भी कोर्ट्स हैं उनके सामने से एक बार अगर निकल गए वहां से, तो मुझे बता सकते हैं कौन कौन सी कोर्ट्स के जो आपने बोर्ड वहां देखे थे? नहीं देखे? नहीं सर। प्राची, यस सर। भैया आप मुझे ये बताइए, जो आपके यहाँ कोर्ट परिसर है, उस कोर्ट परिसर में हाँ जी आपने जो सर। कोर्ट रूम है, कोर्ट रूम के सामने सबके आगे उनकी बोर्ड लगे होते हैं। मान लीजिए एसीजेएम फर्स्ट है तो उसका, या एमएम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, दिल्ली में तो खैर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही होते हैं, एमएम होंगे जी या सर। सीएमएम होंगे, तो उनके आगे हाँ बोर्ड जी लगे सर। रहते हैं। इसी तरीके से अगर आपके जो तुम्हारे उसमें डीजे लेवल पे होते हैं, एडीजे हाँ जी लेवल सर। पर उनके अलग अलग होंगे, तो वो सब बोर्ड आपने देखे हैं? हाँ जी सर। तो किसी स्पेशल जज का भी देखा है किसी मामले का? हाँ जी सर, पॉक्सो का होता है और हाँ एनडीपीएस का भी होता है। हाँ। और सर जैसे सिविल में होता है तो रेंट कंट्रोल होता है, एमएसईटी का होता है अलग। हाँ, तो अब तो वहां पर भैया तो ये अब, लेकिन अब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं भैया, अब इसको थोड़ा सा नीचे आ जाइए। यहाँ हमने कही है कोर्ट्स ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की, कोर्ट्स ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट यानी कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया में नहीं है। अभी आप सेशन जज को तो ऊपर रख छोड़ा है, आप कहाँ पर, सेक्शन 9 में। अब ये जुडिशल कोर्ट्स की है, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, इसको आप जो है एडिशनल लेवल से नीचे आ जाइए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ना एक या एक से अधिक कोर्ट की अगर जरूरत है, तो जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके वो बना सकता है। और उसके साथ ही यहाँ इन्होंने कह दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ ही कंसल्ट करके, वो सॉरी हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके, जो राज्य सरकार है समय समय पर में किसी भी लोकल एरिया या उससे संबंधित वहाँ जो ना स्पेशल कोर्ट की जो है व्यवस्था कर सकती है। अब वो जब स्पेशल कोर्ट वहाँ पर है, तो उसके होते हुए किसी अन्य व्यक्ति को क्षेत्र का अधिकार नहीं होगा उस मामले में सुनवाई करने का। अब ये कहता द प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट शेल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। अब ये कह दिया कि जो इन कोर्ट के जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होंगे वो हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट होंगे। अब कौन सी कोर्ट के अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजाइडिंग ऑफिसर की बात कर रहे हैं हम, अंजलि? सर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के अपॉइंटमेंट की बात कर। हाँ, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11 में कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के कोर्ट एस्टेब्लिश हुई हैं। इन कोर्ट में अब ये और जो उसके प्रोविजो में एस्टेब्लिश हुई है स्पेशल कोर्ट, इनके जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर की अब बात करेंगे, तो इन प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो अपॉइंटमेंट है वो हाई कोर्ट के द्वारा होगा। अब ये कह दिया कि सबसेक्शन 3 जो कहता है, जो हाई कोर्ट में whenever it appears to it to be expedient or necessary confer the power of judicial magistrate of the first class or of the second class on any member of the judicial service of the state functioning as a judge in a सिविल कोर्ट। अब देखो क्या होता है कि अगर हाई कोर्ट को दिखाई दे कि कहीं पर अति आवश्यक है या जरूरी है, उन पावर्स का जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर है, या तो फर्स्ट क्लास की हो या सेकंड क्लास की हो या स्पेशल कोर्ट की पावर हो, किसी भी ऐसे मेंबर को जो जुडिशियल सर्विसेज में है और एज ए सिविल जज काम कर रहा है, तो हाई कोर्ट को यहाँ पावर है। अब सपोज ये चीजें कब आती है, मान लीजिए किसी स्थान पर भाई जेएम फर्स्ट क्लास है और सिविल जज जूनियर डिवीजन और एडिशनल सिविल जज जूनियर डिवीजन है। अब जेएम फर्स्ट क्लास की जो सीट है वो वैकेंट है, वहां पर कोई जेएम फर्स्ट अपॉइंट नहीं है, एडिशनल जेएम भी नहीं है, ये मान के चलिए। उस स्थिति में क्या है, तो हाई कोर्ट है कार्य को देखने के लिए, काम चलाने के लिए जो जेएम वाली पावर है, मान लीजिए थानों से संबंधित जो क्षेत्राधिकार होंगे, वो एडिशनल सिविल जज को या सिविल जज को दिए जा सकते हैं। सिविल जज है और एडिशनल सिविल जज दोनों है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, जो सिविल जज जूनियर डिवीजन है वो पेरेंट कोर्ट है, तो वहां पर तो अमूमन नहीं देते हैं, लेकिन एडिशनल में वो पावर दे देते हैं। उस स्थिति में क्या होगा, उन्हें कुछ थानों से संबंधित क्षेत्राधिकार दे दी जाती है कि इन थानों से, इन पुलिस स्टेशन के जो मामले हैं, ये व्यक्ति जो सिविल जज एज ए सिविल जज काम कर रहा है वो उसे देख लेगा। क्लियर है भैया? खुश? जी सर, क्लियर है। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत है भैया? नो सर।
चलो आगे सेक्शन 12 देख लेते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। प्रत्येक जिले में जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, हमने पीछे पढ़े थे किसकी, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। अब यहाँ पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की हम बात कर रहे हैं। प्रत्येक जिले में जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, हाई कोर्ट क्या है, अपॉइंट करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि जो जेएम फर्स्ट क्लास होगा उसे एज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वहां पे अपॉइंट करेगा। शैल शब्द है, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। और यहाँ कह रहे हैं कि जो अब फिर उसके बाद में आएगा, क्योंकि जब उसके एसीजेम बनाए जा रहे हैं तो वहां पे क्या है, हाई कोर्ट को दिखाई देता है जरूरत है तो मैं अपॉइंट, भाई एक सीजेम तो होगा ही होगा, हर हालत में अपॉइंट करना है। बाकी वाली सीटें वैकेंट है रह जाए, लेकिन उनके लिए बेशर्त क्योंकि यूज किया हुआ है तो एक बार को बिना ना होते हुए भी काम चल जाएगा। लेकिन सीजेम वाली जो सीट है वो वैकेंट नहीं रहेगी, वहां सीजेम को लेकर के आएंगे ही, वो अपॉइंट करेगा ही करेगा हर स्थिति में। तो जो सबसेक्शन 2 है वो कह देता है द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, कौन सा, जो फर्स्ट क्लास है, टू बी एन एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट and such magistrate shall have or any of the power of a chief judicial magistrate। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही व्यक्ति है जैसे हमने सेक्शन 9 में जब हम सेशन जज की बात कर रहे थे और फिर उसके बाद एडिशनल सेशन जज की बात की थी, तो जो एडिशनल सेशन जज की पावर है इक्वल टू सेशन जज, इसी तरीके से वहां पे जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वो सारी पावर्स मिलेगी जो एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को होती है, जो हम यहाँ कह के चल रहे हैं, एनी ऑफ द पावर ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर दिस कोड और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज द हाई कोर्ट मे डायरेक्ट। जैसा कि हाई कोर्ट जो है डायरेक्शन दे उस हिसाब से वो सारी पावर एसीजेएम को प्रदान की जाएंगे। अब इसी के साथ सबसेक्शन 3 का जो भैया क्लॉज ए और बी है वो पढ़ देना, कुछ क्या कहता है भैया। The High Court may designate any judicial magistrate of the first class in any subdivision as the subdivisional judicial magistrate and relieve him of the responsibilities specified in this section as occasion requires। यानी कि उसको सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी वहां पे वो अपॉइंट कर सकता है, हाई कोर्ट अगर दिखाई देता है जरूरत पड़ती है तो। अब दूसरा क्लॉज बी जल्दी पढ़ देना भैया। Subject to the general control of the Chief Judicial Magistrate, every subdivisional judicial magistrate shall also have and exercise such powers of supervision and control over the work of the judicial magistrates other than additional chief judicial magistrates in the subdivision as the High Court may, by general or special order, specify in this behalf। अब देखो भैया 3 क्लॉज है, 3 सबसेक्शंस दिए हुए हैं सेक्शन 12 में। पहला बात करता है आपका सीजीएम की, दूसरा बात करता है आपकी एसीजीएम की और तीसरा बात करता है आपका एसडीजीएम की, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इतने से ध्यान रखिएगा, ये जो चीजें आपको आसानी हो जाएगी। अब ये आ जाता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसको आप कहते हैं पर्सोना डेजिग्नेटा। हाँ कुछ सर ये सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की इक्विवेलेंट ही होता है। एक ही बात होगी, वो पावर तो वही दी हुई है, क्योंकि देखो आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो उठा के कहां से लाए, देखो द हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को ही तो उठा करके लेकर आ रहे हैं, इन एनी सब डिवीजन एज द सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड रिलीव हिम ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटीज स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन एज ओकेजन्स रिक्वायर। यानी कि जब उसे उठाकर वहीं से लेकर आए हैं तो वहीं तो लेकर रखेंगे इसको। तो सर ये तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तो वैसे भी सब डिवीजन का इंचार्ज होता है। सब डिवीजन से मतलब क्या है, देखो एक तो होता है, देखो अब ये तो गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, वापस जाओ पीछे। एवरी स्टेट शैल बी ए सेशंस डिवीजन, एक हुई, और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिवीजन्स, अलग अलग डिवीजन्स जो हैं, एंड एवरी सेशंस डिवीजन शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड बी ए डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि राज्य या अलग अलग राज्यों के वो भाग होंगे। अब दूसरा ये कह रहे हैं कि आगे जो कह रहे हैं, जो सबसेक्शन 3 आप देख लीजिए, द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिविजन्स, अलग अलग खंडों में बांट दिया है उसे,
एंड में अल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच सब डिविजन्स, और उसकी जो सब डिविजन्स है उसकी क्या अलग अलग उसकी लिमिट बनाए। अब सब डिविजन्स की अब बात करेंगे तो वो अंजलि से पूछेंगे। अंजलि बेटा बताओगे कि सब डिवीजन कौन सी होगी? सर जैसे डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया जाता है, जैसे सीओ होते हैं तो अलग अलग पार्ट को कवर करते हैं। सर मोदी नगर गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट का सब डिवीजन हुआ ना। मोदी नगर गाजियाबाद का सब डिवीजन नहीं होगा भैया, मोदी नगर गाजियाबाद का डिवीजन फंड का ही पार्ट होगा, गाजियाबाद डिवीजन का। हर्षित सर? सर जो आउटलाइन होती है वो? हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो जैसे मुरादाबाद है हर्षित सर, मुरादाबाद की आउटलाइन कोर्ट कहाँ बैठती है? सर नहीं पता रुक जाओ हर्षित सर, रुक जाओ आप रुक जाओ सर। देखो कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं कुछ जिनकी आउटलाइन कोड बनाई हुई है। आउटलाइन कोड इसलिए बनाई हुई है जिससे कि वहाँ पे जो है मामले को ठीक ठाक उनका निस्तारण किया जा सके। क्योंकि मान लीजिए कोई बड़ा जिला है और उस बड़े जिले में मतलब और इंटीरियर में जाकर के काफ़ी गाँव वगैरह हैं इस तरीके के हैं, तो उनके लिए क्या बना हुआ है आउटलाइन कोड। जैसे कि आप बुलंदशहर की अगर आप बात करेंगे तो बुलंदशहर की एक आउटलाइन कोड जो है आपकी बैठती है अनूप शहर में, एक बैठती है सियाना में और एक बैठती है खुर्जा में। इसी तरीके से मान लीजिए अगर हम गाजियाबाद की बात करते हैं, जब तक हापुड़ जिला नहीं बना था तब तक हापुड़ में एक आउटलाइन कोर्ट बैठती थी, और हापुड़ में जब आउटलाइन कोर्ट थी तब उस स्थिति में वहां पर क्या है स्पेशल कोर्ट यानी कि जो उनके जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट थी वो वहां पर बनाई हुई थी, जिसको वहां पे एडिशनल सिविल जज जूनियर डिवीजन और एडिशनल सिविल जज जूनियर डिवीजन दो अधिकतर लोगों को रखते हैं, और सिविल जज सीनियर डिवीजन भी वहां रख देते हैं एक अगर जरूरत होती है तो। उस स्थिति में क्या उन्हें वो पावर्स भी देकर रखते हैं जो क्रिमिनल पावर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को होती है। कुछ अभी क्लियर है? जी सर अब क्लियर हो गया। ठीक है। अब इसी तरीके से भैया आप सेक्शन 13 में जाकर के देखते हैं जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है पर्सोना डेजिग्नेटा। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। इसको एक बार भैया पढ़ लीजिएगा सभी, और यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो भैया एक बार।